नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 24 की चौसर में। हुआ आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। पहले चरण की वोटिंग में सिर्फ 30 मिनट का समय बाकी है। शाम 6 बजे पहले चरण का मतदान थम जाएगा। यूपी की 8 सीटों पर मतदान का आखिरी आधा घंटा है, कह सकते हैं। उत्तराखंड में 5 बजे थम गया मतदान और उत्तर प्रदेश में अभी भी लोगों के पास 30 मिनट है। खासतौर से उन लोगों के लिए जो कतार में लगे हुए हैं, उनको 6 बजे के बाद भी वोट डालने का मौका मिलेगा। ऐसे में न्यूज़ 18 आपसे अपील कर रहा है कि अगर तेज धूप की वजह से अभी तक आपने मतदान नहीं किया है, धूप कम हो गई है, घर से निकलिए, पोलिंग स्टेशन पहुंचिए और लोकतंत्र के इस महापर्व का हिस्सा बनिए। 6 बजे तक अपने मताधिकार का इस्तेमाल करिए। तो मतदान के आखिरी 30 मिनट बचे हैं। अगर अब तक आपने मतदान नहीं किया है तो जल्दी से पोलिंग बूथ पहुंचिए और अपना वोट दीजिए। शाम 6 बजे के बाद सिर्फ उन्हीं लोगों को वोट डालने का मौका मिलेगा जो लाइन में लगे होंगे, यानी बूथ के अंदर पहुंच चुके होंगे। शाम 6 के बाद वो लोग वोट डाल पाएंगे। तो अलग अलग राज्यों की 102 सीटों पर वोटिंग हो रही है। हालांकि ये वोटिंग आखिरी 30 मिनट तक होनी है और आज करीब 16 करोड़ मतदाता 1625 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर रहे हैं, या यूं कहें कि कर चुके हैं। बड़ी बात यह है कि 1625 उम्मीदवारों में 134 महिला उम्मीदवार मैदान में हैं। 11 केंद्रीय मंत्रियों की किस्मत भी दांव पर है, जबकि 102 लोकसभा सीटों में आज 5 पूर्व मुख्यमंत्री भी चुनावी दंगल में लड़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के फर्स्ट फेज के लिए मतदान आखिरी चरण में है। कुछ राज्यों में 4 बजे वोटिंग खत्म हो गई। वहीं यूपी और मध्य प्रदेश में शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। पहले चरण में 21 राज्यों की 102 सीटों पर 1625 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है, जबकि पहले चरण में 11 केंद्रीय मंत्रियों की किस्मत दांव पर है। साथ ही 5 पूर्व सीएम भी अपने ताल ठोक रहे हैं। एक दो जगह को छोड़ दें तो हर तरफ मतदाताओं में उत्साह ठीक ठाक ही रहा। पहले चरण के मतदान वाले 21 राज्यों में से 20 राज्य में चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हुआ, लेकिन इसके बीच कुछ सवाल सियासी बाजार में गूंज रहे हैं। पहला सवाल, पहले चरण में किसका बनेगा समीकरण? दूसरा सवाल, दक्षिण में खिलेगा कमल या इंडिया गठबंधन की पकड़ रहेगी मजबूत? तीसरा सवाल, बंगाल में मतदान के दौरान बवाल का मतलब क्या है? तो जैसा कि हमने आपको बताया कि वोटिंग का आखिरी आधा घंटा बचा हुआ है। कुछ ही देर में 5 बजे तक के आंकड़े भी सामने आ जाएंगे, लेकिन दोपहर 3 बजे तक कितना मतदान हुआ था ये आपको बता देते हैं। रामपुर की बात करते हैं। यहां पर दोपहर 3 बजे तक 42.77% मतदान हुआ था। मुरादाबाद में 46% मतदान हुआ था। मुजफ्फरनगर में 45.73% मतदान हुआ था। सहारनपुर में सर्वाधिक 53.31% मतदान हुआ। कैराना में 48.92% मतदान हुआ। नगीना में भी 48.15% मतदान हुआ। बिजनौर में 45.7% मतदान हुआ। पीलीभीत में 48.92% मतदान हुआ है। तो सबसे ज्यादा सहारनपुर में और सबसे कम रामपुर में अभी तक वोटिंग हुई है। हालांकि ये नंबर्स 3 बजे तक के हैं। 5 बजे ताज़ा आंकड़े जारी होते हैं। थोड़ी देर बाद वो नंबर्स भी सामने आ जाएंगे। हम आपको बताएंगे कि कहां पर सबसे ज़्यादा वोटिंग अभी तक हुई है। इसी तरह उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। यहाँ का वोटिंग परसेंटेज दोपहर 3 बजे तक क्या रहा वो आपको बताते हैं। अल्मोड़ा की बात करें तो यहाँ पर 38.43% मतदान हुआ। गढ़वाल में 42.12% मतदान हुआ। हरिद्वार में 49.62% मतदान हुआ। नैनीताल में भी 49.94% मतदान हुआ और टिहरी गढ़वाल में 43.61% मतदान हुआ है दोपहर 3 बजे तक। तो इन नंबर्स को देखने के बाद एक बात समझ में आती है कि अब तक सबसे कम मतदान रामपुर में नजर आया है। 2022 के उपचुनाव में भी रामपुर के लोगों ने बहुत कम वोटिंग की थी। वजह क्या है ये तो साफ साफ कह पाना मुश्किल है, लेकिन कम वोटिंग एक इशारा जरूर कर रही है। वो इशारा क्या है वो समझ लेते हैं।
2024 की कुल वोटिंग का आंकड़ा तो आने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन 2022 के उपचुनाव के आंकड़े देखने से पता चलता है कि तब यहां पर सिर्फ 40.1% ही वोटिंग हुई थी और नतीजा बीजेपी के पक्ष में गया था। लेकिन 2019 के चुनाव में यहां पर बंपर वोटिंग हुई थी, करीब 63.45% वोटिंग हुई थी और तब यह सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी। आजम खान साहब जीते थे। तो क्या इस बार की कम वोटिंग में नतीजों का सार छिपा हुआ है? रामपुर की बात की जाए तो सबसे कम वोटिंग परसेंटेज जो देखा गया है वो रामपुर का देखा गया है और कहीं ना कहीं जो उपचुनावों का असर था वो यहां भी देखने को मिला है। रामपुर की जो सीट है वो आजम खान का गढ़ कहा जाता था और यहां पर बढ़ चढ़कर वोटिंग होती थी, लेकिन उपचुनावों में जो है ये सीट बीजेपी को मिली। घनश्याम लोधी यहां से जीते और उसके बाद अब ये देखने को मिला है कि आज भी जो मतदान हुआ है उसमें रामपुर में सबसे कम वोटिंग जो है वो हुई है। तो अब सवाल ये उठता है कि रामपुर में कम वोटिंग की वजह क्या रही, इसके मायने क्या हैं और नतीजों पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। कहा यह जा रहा है कि रामपुर के मुस्लिम वोटर्स ने वोटिंग में कम दिलचस्पी इस बार दिखाई है। जुमे की वजह से कम लोग वोटिंग करने के लिए निकले। मुस्लिम वोट अगर कम पड़ा तो इससे समाजवादी पार्टी को नुकसान हो सकता है। जैसे 2022 में कम वोटिंग हुई थी तब बीजेपी की जीत हो गई थी, लेकिन 2019 में जब इस सीट पर बंपर वोटिंग हुई थी तब समाजवादी पार्टी के खाते में सीट गई थी। तो क्या इसका मतलब ये निकल रहा है कि 2024 में कम वोटिंग से बीजेपी को फायदा होगा? और चौसर में बढ़ते अगली खबर की ओर। इधर पहले चरण का रण अभी थमा भी नहीं है कि दूसरी तरफ दूसरे चरण का द्वंद्व शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी आज अमरोहा में थे। अमरोहा में जनसभा के दौरान पीएम मोदी ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने दोनों की जोड़ी को शहजादों की फ्लॉप फिल्म करार दिया और कहा कि जो दो शहजादे घूम रहे हैं उनकी फिल्म की शूटिंग चल रही है। अमरोहा केवल ढोलक ही नहीं, देश का डंका भी बजाता है। इधर पहले चरण का रण चल रहा था तो दूसरे चरण की सियासी जंग छिड़ गई। आज अमरोहा की एक ही थाप है, कमल छाप। और अमरोहा का एक ही स्वर है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। पश्चिमी यूपी की 8 सीटों पर जब मतदान चल रहा हो, ठीक तभी पश्चिम में ही प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर कुछ ऐसा बोल दिया कि सियासी भूचाल आ गया। यूपी में एक बार फिर दो शहजादों की जोड़ी, उनकी फिल्म का शूटिंग चल रहा है आजकल। और ये दो शहजादों की फिल्म का पहले ही रिजेक्शन हो चुका है। पीएम मोदी ने साफ शब्दों में कहा, प्रदेश में दो शहजादों की जोड़ी धूम मचा रही है, उनकी फिल्म शूटिंग चल रही है। बात यही खत्म नहीं हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी और अखिलेश की जोड़ी पर आस्था से खिलवाड़ के सनसनीखेज आरोप भी लगाए। राम मंदिर और सनातन आस्था को गालियां दे रहे हैं। अभी रामनवमी पर अयोध्या में प्रभु रामलला का इतना भव्य सूर्य तिलक हुआ, आप सबने देखा ना, देखा ना। आज जब पूरा देश राममय है तो समाजवादी पार्टी वाले जो राम की भक्ति करते हैं, समाजवादी पार्टी के लोग वोट बैंक की खातिर पब्लिकली कहते हैं
कि ये सब तो पाखंडी है। क्या आप सब पाखंडी है क्या? क्या राम भक्त पाखंडी है क्या? क्या राम की पूजा करने वाले पाखंडी है क्या? साथियों, इंडी गठबंधन वाले सनातन से घृणा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस गजरौला में जनसभा को संबोधित कर रहे थे, वो इलाका पश्चिमी यूपी में आता है, जिसका मतलब साफ है कि दूसरे चरण का भी रण शुरू हो चुका है, बिगुल बज चुका है। पश्चिमी यूपी किसान बहुल इलाका है, लिहाजा पीएम मोदी ने किसानों को लेकर भी कई अहम बयान दिए, कई वादे और किसानों के लिए बीजेपी सरकार के इरादे भी स्पष्ट किए। इंडी गठबंधन वालों के दौर में यूपी की पहचान पिछड़ेपन के कारण होती थी, लेकिन आज वही यूपी देश में प्रदेश के तौर पर हिंदुस्तान जानने लगा है। आज यूपी में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। अमरोहा और गजरौला के रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाया जा रहा है। कुल मिलाकर दूसरे चरण की जंग का आगाज हो चुका है। 2024 का लोकसभा चुनाव देश के भविष्य का चुनाव। अगले कुछ दिन सियासी समर में शब्द बाण छोड़े जाएंगे। दो शहजादों की जोड़ी बीजेपी के निशाने, देखना कि इंडिया ब्लॉक राहुल अखिलेश की जोड़ी को कैसे डिफेंड करेगी। जो काम लाए हम उनको लाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। 74 में बात अगली खबर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात की गांधीनगर नामांकन दाखिल किया। अमित शाह दूसरी बार गांधीनगर लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। 2019 में अमित शाह इसी सीट से पहली बार लोकसभा पहुंचे। अमित शाह ने कहा कि इस बार बीजेपी 400 पार का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है और पूरे देश का आशीर्वाद बीजेपी के साथ है। आज गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई, मेरे साथी विधायक और मेरे दोनों इंचार्ज के साथ मैंने लोकसभा के लिए मेरा नामांकन गांधीनगर सीट से भरा है। मेरे लिए एक बड़ा गौरव का विषय है कि जिस सीट पर से इसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व श्रद्धेय अडवाणी जी ने किया, श्रद्धेय अटल जी ने किया, और जिस सीट पर स्वयं नरेंद्र मोदी जी मतदाता है, उस सीट को प्रतिनिधित्व करने का मौका मुझे भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। मोदी के नारों के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का स्वागत होता है। जन सैलाब का ये अभूतपूर्व आशीर्वाद और प्रेम नरेंद्र मोदी जी को प्राप्त हुआ है। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि और एक प्रकार से सिद्धि का अनुभव कराने वाली बात है। अपने परिवार का वोट करें और प्रचंड बहुमत के साथ हर जगह कमल को खिलाए और 400 पार का लक्ष्य जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मोदी जी ने दिया है, इसको सिद्ध करने में हमारी सफलता करें। और चलिए अब जरा गुजरात की गांधीनगर सीट के बारे में भी जान लेते हैं। कितनी खास ये सीट है, कितनी वीआईपी सीट है। 1989 से इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। 2019 से अमित शाह यहां के सांसद हैं। 1996 में अटल जी यहां से सांसद बने थे और 6 बार आडवाणी जी यहां से सांसद रह चुके हैं। आज इसी सीट से गृह मंत्री अमित शाह ने दूसरी पारी के लिए अपना नामांकन कर दिया है। और चलिए बात 24 की 74 में अगली खबर की। अब वोटिंग से जुड़ी एक दिल को खुश कर देने वाली खबर आपको दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले एक सवाल आपके लिए। एक वोट की कीमत क्या हो सकती है? जवाब है अनमोल। फिर भी कई बार लोग घर में होते हुए भी वोट डालने के लिए नहीं जाते हैं, लेकिन पीलीभीत में एक ऐसा वोटर हमारी टीम से टकराया जो 7 समंदर पार कर अपना वोट डालने के लिए आया था। कनाडा में रहने वाले आजम जिलानी सिर्फ वोट डालने के लिए पीलीभीत तक पहुंचे।
अब दरअसल जब वो यहां पर वोट डालने के लिए पहुंचे तो उनसे पूछा भी गया कि आप 7 समंदर पार करके वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। तब उन्होंने कहा कि देखिए, लोकतंत्र में हर एक वोट की कीमत होती है, मुझे इस वोट की कीमत पता थी, इसलिए मैं यहां तक पहुंचा। वोट डालना क्योंकि ज़रूरी है, प्लस क्या कहते हैं, सब लोगों को वैकेशंस तो चाहिए होती है, तो ये सबसे सूटेबल टाइम था कि यहाँ पे वोट भी डल जाएगा, सबकी वैकेशंस भी हो जाएंगी, तो इसलिए इस टाइम पे कनाडा में रह के तुमने तय कर लिया था वहाँ जाएंगे तो वोट के समय ही जाएंगे? जी, क्योंकि इलेक्शन भी है, कभी आज तक वोट नहीं डाला तो ये अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती है वोट डालने की, तो इसलिए ये प्लान करा था इस हिसाब से अकॉर्डिंगली। कैसा लग रहा? बढ़िया लग रहा। और अब उस सवाल पर लौटते हैं जो हमने इस खबर की शुरुआत में पूछा था। सवाल था एक वोट की कीमत। हम जिन आजम जिलानी की बात कर रहे हैं वो कनाडा से भारत तक वोट डालने के लिए आए। आपको जानकर हैरानी होगी कि आजम जिलानी ने अपना वोट डालने के लिए करीब 11,500 किलोमीटर की यात्रा की। इतना ही नहीं, एक वोट के लिए उन्होंने करीब 1.5 लाख रुपए खर्च किए किराए के तौर पर, क्योंकि कनाडा आने जाने का औसत खर्च इसी के करीब आता है। इसके अलावा कनाडा टू भारत और फिर वापस कनाडा आने जाने में करीब 24 से 48 घंटे का वक्त भी लगेगा, क्योंकि कई बार सीधी फ्लाइट नहीं मिलती है, जबकि दिल्ली से पीलीभीत तक जिलानी बाय रोड पहुंचे थे। तो ये सब आजम जिलानी ने एक वोट के लिए किया। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि अगर आपने अभी तक अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं किया है तो शाम 6 बजे से पहले घर से निकलिए और आजम जिलानी की तरह आप भी अपने वोट की कीमत को समझिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मतदान में हिंसा की। हिंसा शब्द सुनकर चौंकिए नहीं, इसका यूपी उत्तराखंड से कोई नाता नहीं है, क्योंकि जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो तस्वीर पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई है। कूच बिहार में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच जबरदस्त संग्राम छिड़ गया। इस दौरान अलग अलग इलाकों से आई मारपीट और तोड़फोड़ की तस्वीरों ने एक बार फिर से कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। कूच बिहार में मतदान क्या शुरू हुआ, मानो संग्राम छिड़ गया। शीतल कूची से आए इस वीडियो को टीएमसी की तरफ से शेयर किया गया है। पार्टी का दावा है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ जमकर मारपीट की। एक्स हैंडल पर वीडियो शेयर करते हुए टीएमसी ने आरोप लगाया। कूच बिहार में छिड़ी इस सियासी हिंसा की तस्वीरें लगातार आ रही हैं। जो आरोप टीएमसी की तरफ से लगाया गया है, कुछ वैसे ही आरोप बीजेपी की तरफ से भी लगाए गए हैं। पार्टी की तरफ से जारी किए गए इस वीडियो में बीजेपी ने टीएमसी पर पत्थरबाजी का आरोप लगाया है। पार्टी का दावा है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं की तरफ से वोटिंग को रोकने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पत्थर फेंके गए, जिसमें 2 लोग घायल भी हो गए हैं। कूच बिहार के बूथ नंबर 226 से भी हिंसा की खबरें आ रही हैं। बताया जा रहा है कि कूच बिहार में हो रही इस हिंसा का सामना कई परिवारों को करना पड़ रहा है। कहीं पोलिंग बूथ को आग के हवाले कर दिया गया है, तो कहीं लोगों के घरों में तोड़फोड़ कर दी गई है। इतना ही नहीं, दिनहाटा में बीजेपी के बूथ एजेंट की किडनैपिंग की खबर भी सामने आ रही है। कि कूच बिहार, जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार, खास करके कूच बिहार में क्या हिंसा नहीं होगा? क्या ऐसा एक चुनाव देखेगा बंगाल जहां पर पहली चरण में मतदान में वैसा हिंसा नहीं हुआ है? कल रात से थोड़ा बहुत प्री पोल वायलेंस जिसको बोलते हैं, दिनहाटा के साइड में कुछ तृणमूल कांग्रेस के वर्कर्स के ऊपर हमला हुआ, ऐसा तृणमूल कांग्रेस का दावा है। वहां पे दिनहाटा का जो एमएलए हैं, उत्तर बंगाल की जो तृणमूल कांग्रेस की मंत्री हैं, वो देखने गए थे। दूसरी ओर जो अलीपुरद्वार कंस्टिट्यूएंसी है, वहाँ पे तूफानगंज है जो कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहां पर भी कल रात को कुछ तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ आरोप है कि उन लोगों ने बीजेपी के ऊपर, बीजेपी के एक वर्कर के ऊपर हमला किया है। वोटिंग के दौरान हुई इस हिंसा की प्लानिंग को ऐसे भी समझा जा सकता है कि दिनहाटा से पुलिस को बम भी बरामद हुए हैं। बीजेपी का आरोप है कि कूच बिहार में हुई हिंसा टीएमसी के आकाओं के इशारे पर हुई है। वैसे भी बंगाल से चुनाव के दौरान हुए बवाल की ये कोई नई तस्वीर नहीं है। यहाँ चुनावों के दौरान होने वाली हिंसा किसी रस्म की तरह हो गई है, जिसे निभाने का आरोप पूरे सिस्टम पर लगता आया है।
तो पूरे देश में शांतिप्रिय मतदान हुआ, कहीं कोई हिंसा नहीं हुई, कहीं कोई टकराव नहीं हुआ, लेकिन पश्चिम बंगाल में शांति के मायने ही बदल जाते हैं। सवाल यह है कि ममता दीदी के राज्य में बार बार हिंसा क्यों हो रही है, और आज तो वोटिंग हो रही थी, तब इस सवाल के मायने क्या हैं वो समझ लेते हैं। सबसे पहला सवाल कानून व्यवस्था पर उठता है, क्या प्रदेश में कानून का राज कायम नहीं है? दूसरा सवाल ये कि खुद ममता बनर्जी पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या ममता के इशारे पर पुलिस मूक रही और झड़प होने दी गई? तीसरा सवाल चुनाव से जुड़ा हुआ है, क्या वोटिंग में बवाल करके हिंदू वोटर्स को, खास करके बीजेपी को सपोर्ट करने वाले तबके को वोटिंग से रोका गया? क्या यही इस बवाल का मकसद था? और 24 की 74 में फिलहाल के लिए यहां रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए खबरें जारी हैं, आप बने रहना साथ।